इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 10 अध्याय 5 जैव प्रक्रम। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। इसमें से इसका उत्तर आता है उत्सर्जन। क्या उत्तर आता है अभी? उत्सर्जन। इससे आगे है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। इसका उत्तर है जल का वहन। इससे आगे है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। इसमें यहाँ पर है जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है आवश्यक हैं। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। इससे अगला चौथा प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो इसमें क्या कहता है अभी, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलावक केंद्र। इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। पांचवा प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। यहाँ पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है, लीवर के द्वारा स्रावित पित्त लवण इन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसे इमल्सीकृत क्रिया कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, पितरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। पितरस क्या काम करता है? अम्लीय माध्यम है उसको क्या बनाता है? क्षारीय। इसे अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। नंबर 4 आगे, लाइपेज एंजाइम वसा को वसामल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। पाचित वसा क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार वसा का पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। तो इसमें हमारा प्रश्न था, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो इसमें हमने बताया कि वसा का पाचन कैसे होता है, और वसा का पाचन जो है हमारे शरीर के अंदर कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। इसे आगे है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन करते समय हमारे मुंह में रस उत्पन्न होता है, इसे लार कहते हैं। भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। तो इसमें यहां पर है, नंबर 1, लार भोजन को गीला करती है, इससे भोजन चिकना हो जाता है, भोजन निगलने में आसानी होती है। नंबर 2, लार में एमिलेज एंजाइम होते हैं, ये स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देते हैं। लार मुंह को साफ रखती है और उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। इससे आगे प्रश्न संख्या 7, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं? तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो हरे पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? भी स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस विधि के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसमें आवश्यक परिस्थितियां क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पौधे जो सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पौधे की हरी पत्तियों व हरे भागों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, पौधे जड़ों द्वारा भूमि को अवशोषित करते हैं। उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और क्या छोड़ते हैं वायुमंडल में? ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन और स्टार्च या शर्करा पौधे के मुख्य रूप से उपोत्पाद है। तो इसमें उपोत्पाद क्या हुआ? ऑक्सीजन हो गया एक तो, या स्टार्च या शर्करा। इससे आगे है, इसमें समीकरण है 6CO2 + 12H2O
इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस में 6H2O, इसकी समीकरण है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो इसमें यहाँ पर है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें 38 ATP ऊर्जा पैदा होती है, इसमें केवल 2 ATP ऊर्जा पैदा होती है। इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल है, इसमें अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, यह केवल जीव द्रव्य में होती है। नंबर 5, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। नंबर 6, यह क्रिया अधिकतर जीवों में पाई जाती है, यह क्रिया कम जीवों में पाई जाती है। ईस्ट, कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस, फीताकृमि आदि में यह श्वसन होता है। इससे आगे है प्रश्न संख्या 9, गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? कूपिकाओं की द्वारें पतली होती हैं और उनका सतह का क्षेत्र लगभग 80 वर्ग मीटर होता है। उनकी संरचना गुब्बारे जैसी होती है, ये गैसों के आदान प्रदान के लिए अपनी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा लेती हैं। उनकी रक्त कोशिकाएं घने जाल के साथ डिजाइन की गई हैं, इनके द्वारा ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से आसानी से विसरित हो सकती है। प्रश्न संख्या 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त में। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। नंबर 2 है, इसकी कमी के कारण व्यक्ति अपने आप को थका हुआ और बीमार महसूस करता है। नंबर 3, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से त्वचा व आंखों का रंग पीला हो जाता है या पीला पड़ जाता है। इससे आगे है प्रश्न संख्या 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण, उत्तर, रक्त चक्र पूरा करने के लिए हृदय में से 2 बार गुजरता है। जो रक्त है, एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त जो है पूरा चक्र करने के लिए हृदय में से 2 बार गुजरता है। एक बार यह ऑक्सीजन लेने के लिए फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार बाह्य निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के अन्य भागों में जाता है। इस प्रकार हृदय में रक्त के 2 बार संचरण होने को ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इससे अगला है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम के द्वारा जल तथा खनिज लवण जड़ से ऊपर की ओर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। पौधों में जाइलम द्वारा यह ऊपर की ओर गति वाष्पोत्सर्जन कर्षण के का द्वारा होती है। इससे अगला फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में तैयार भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इसे पदार्थों की गति पौधे में नीचे की ओर होती है, इसमें ATP ऊर्जा का उपयोग होता है। इससे अगला है प्रश्न संख्या 13, फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा कार्यविधि की तुलना कीजिए। यहाँ प्रश्न में है, फुफ्फुस में कूपिकाएं और वृक्क में वृक्काणु। रचना के आधार पर इनकी संरचना गुब्बारे के समान होती है। फुफ्फुस में कूपिकाएं जो है इनकी, और इनकी संरचना क्या होती है? कप की आकृति जैसी होती है। प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं और एक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं।
कोशिका गुच्छ जो इसमें नहीं पाया जाता, इनकी क्या है, कोशिका गुच्छ जैसी संरचना पाई जाती है। कार्य विधि, यह फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वृक्क के वृक्काणु में है, यह वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कूपिकाएं वायु और रक्त के बीच में गैसों का विनिमय करती हैं, लेन देन करती हैं। और वृक्काणु क्या करते हैं, वृक्काणु रक्त को छानकर शुद्ध कर देते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। नंबर 3, कूपिकाओं में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, वृक्काणुओं में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरह से इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नोत्तर हमारे पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।